नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण ने जनप्रतिनिधियों का फ़ोन न उठाने वाले अधिकारियों का कड़ी नसीहत दी है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि फ़ोन न उठाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और दंडित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधियों और जनता के संपर्क में बने रहना उनकी जिम्मेदारी है। साथ ही असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के पुलिस और कार्यकर्ताओं वाले बयान पर भी निशाना साधा। मंत्री ने कहा कि उनका यह बयान गैरकानूनी है और इन्हीं कारणों से जनता ने समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर किया है। यह बयान सियासी गलियारों से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अधिकारियों को फोन उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। किस तरीके से क्या कुछ कहेंगे? कल और परसों नियम 300 के तहत विधानसभा में गहन चर्चा हुई कि किस प्रकार जनप्रतिनिधियों के फ़ोन कॉल्स को, उनके निर्देशों को अधिकारियों को तत्परता से सुनना चाहिए और उस पर कंप्लायंस भी देना चाहिए। इसके संबंध में मैंने एक सुझाव दिया था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको पायलट करो और इसको परिष्कृत करो। कल एक बैठक की गई जिलाधिकारी गाजियाबाद, हरदोई और कन्नौज के साथ में वर्चुअल रूप से, और एक रूपरेखा हम लोगों ने तय की है। वर्कफ्लो बड़ा सिंपल सा होगा। कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन करते हैं अधिकारी को, वो उठा लेते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो हम चाहते हैं। अगर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो 10 मिनट वेट कर लें, कॉल बैक शायद आ रहा होगा। अगर कॉल बैक नहीं आता है 10 मिनट के अंदर तो वो संचार सेतु के ऊपर फ़ोन करके बताएं कि इस अधिकारी से मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। संचार सेतु उस अधिकारी को फ़ोन करेगा और इंश्योर करेगा कि उनसे बात करें। फीडबैक भी लेगा जनप्रतिनिधि से कि उन्होंने बात की या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में एक फ़ायदा ये होगा कि अधिकारी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होंगे। दूसरी बात, कुछ व्यावहारिकता भी है। क्या पता वो अधिकारी छुट्टी पे हो, क्या पता वो अधिकारी बीमार हो, तो फिर किसके पास चार्ज है ये सूचना भी कमांड सेंटर के पास में संग्रहित रहेगी, ताकि वो बता सकें कि इस अधिकारी से अब आपको बात करनी चाहिए। जो डेटा निकल के आएगा, कौन से अधिकारी हैं जो अच्छा रिस्पांस देते हैं उनको शाबाशी, कौन से हैं जो अच्छा रिस्पांस नहीं देते हैं तो वो चिन्हित होंगे, उनको पुनर्प्रशिक्षित किया जाएगा या उनको दंडित किया जाएगा। कुल मिलाकर के जो इस लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर का निर्णय है उसको पूरी सख्ती के साथ में ज़मीन तक पहुँचाएगा। सर, अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है कि पुलिस प्रशासन अगर लाठियों के साथ है तो वो एक लाठी के साथ है तो आप 50 लाठियों के साथ तैयार हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर भी रहे हैं। ऐसे में इस तरीके के कार्यकर्ताओं से आह्वान कैसे देते हैं? पूरी तरीके से ये गैरकानूनी है, अनैतिक है, और जिस बात के लिए जाने जाते हैं समाजवादी पार्टी के गुंडे, यही है। गुंडागर्दी का मतलब कानून को अपने हाथ में लेना, जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत में विश्वास रखना। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में विश्वास रखती है। भारतीय जनता पार्टी में मेरा भाई है, मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी, अगर किसी ने अपराध किया तो उसके लिए वही सज़ा जो किसी और के लिए है। समाजवादी पार्टी की सरकारों में हमेशा ये बात रही, कानून को साइड में रखो, जो हम कह रहे हैं वो करो, जिसकी वजह से पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हुई। पिछले 9 साल में योगी जी ने कानून के राज को स्थापित किया है, गुंडागर्दी को, माफियागर्दी को समाप्त किया है। जो अखिलेश जी का आह्वान है वो सीधे सीधे अपराध को बढ़ावा देने वाला है, और उन्होंने ऐसा किया। ऐसा करके उत्तर प्रदेश की जनता को सचेत कर दिया कि गलती से भी हमको वोट न देना, क्योंकि हम गुंडागर्दी वापस लेके आएंगे। मोहन भागवत जी ने 3 बच्चों को लेकर एक बयान दिया था, समाजवादी पार्टी ने उस पर कटाक्ष किया है, कहा कि इसकी शुरुआत सबसे पहले भागवत जी से और सूबे के मुखिया से होनी चाहिए, और जो मंत्री इसका फॉलोअप नहीं करते 3 बच्चों उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मैं अध्ययन कर लूँ फिर इस पर प्रतिक्रिया। सीएम बाहर जा रहे हैं, जापान, कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हो गया। लखनऊ से और एक बड़ी खबर है। विधानसभा से सामने आ रही है। विधायक वीरेंद्र यादव के सवाल पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने तीखा जवाब दिया। नंदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को निवेशकों का पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए सरकार ने 32 से अधिक नीतियां बनाई है, जिनके तहत निवेश प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में निवेश को बढ़ाया जा रहा है और साथ ही पिछड़े जिलों को विशेष वरीयता की दी गई है। इस क्रम में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के
खास महत्व दिया गया है। मंत्री नंदी ने कहा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित नहीं की गई है। डबल इंजन की सरकार ने सीतापुर से लेकर सहारनपुर और हमीरपुर से लेकर गोरखपुर तक विकास की रोशनी फैला दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी कथनी और करनी एक जैसी है। यही कारण है कि हमने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित किया है। साथ ही नंदी ने कहा कि कुछ सवाल केवल उगाही के लिए उठाए जाते हैं और कुछ सवाल इंडस्ट्री से मोल भाव करने से उद्देश्य से पूछे जाते हैं। सरकार का जवाब भी आया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि अभी तक जो आंकड़े आपने दिए हैं उसमें 16,722 कारखाने पंजीकृत हुए हैं, जिनमें कुल 15,99,699 कर्मकारों का नियोजन निहित। जो माननीय सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि अभी तक सिर्फ पंजीकरण ही हुए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से दो छोटे छोटे प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर जनपद में जो कताई मिल बड़ौरा, चीनी मिल नंदगंज और उसके बाद सुखदेव एग्रो कंपनी फतुल्लापुर जो फतुल्लापुर स्थापित है और दो कताई मिल और चीनी मिल दोनों बंद है, इसको कब तक चालू कराने का काम करेंगे? और सुखदेव एग्रो जो कंपनी फतुल्लापुर में है, इस सुखवीर लगातार इससे जो है प्रदूषण हो रहे हैं। वहाँ अगल बगल के लोग दिव्यांग हो रहे हैं, जैसे फतुल्लापुर, रजादी और तमाम ऐसे गांव हैं जहाँ के जो बच्चे हैं वो विकलांगता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पानी आर्सेनिक युक्त पानी है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है। तो क्या सरकार इस पे कोई ठोस कदम करने का काम करेगी? दूसरा, उद्योग विभाग में किस तरह से रोजगार उत्पन्न होंगे? क्या उन रोजगारों का लाभ उठाने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम या नीति बनाए हैं? प्रदेश में उद्योगों से विकास में होने वाले पर्यावरण के नुकसान में क्या सरकार की कोई और नीति है? ये दो तीन हमारे बस खाली प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ। माननीय सदस्य को और सदन को ये बताना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष जी, आपको याद होगा पहले आप उद्योग मंत्री थे, मैं स्टाम्प मंत्री था। स्टाम्प को लेकर के मैं कुछ आपके पास आया था, तो आपने बताया था कि एक इंडस्ट्रीज ने कहा कि हम यूपी नहीं जाएंगे, कसम खाते। और गुजरात में एक इंडस्ट्रीज ने कहा कि मेरी पत्नी कहती वहाँ मत जाओ, अपहरण हो जाएगा। इसी तरह से ये सवाल लगा करके एक धंधा बना लिए हैं इंडस्ट्रीज से पैसे वसूलने का। इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से इंडस्ट्रीज को ब्लैकमेल करने की नीयत से इस तरह के प्रश्न लगाए जाते हैं ताकि उस इंडस्ट्री से बैठ करके मोल भाव किया जा सके। रहा कताई मिल की बात, जितनी भी कताई मिलें हैं, सभी कताई मिलों को हम लोगों ने जो उनके ड्यूज थे उनको दे करके यूपी सीडा को देने का काम किया है। उसने मास्टर प्लान बना करके वहां भी इंडस्ट्री लगाने के लिए व्यवस्था की जा रही है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं किया माननीय मंत्री जी जिसके ऊपर उन्होंने किसी इंडस्ट्री का नाम। एक मिनट, आप व्यवस्था मत दीजिए, आप बैठ जाइए। चलिए मैं अगला ले लेता हूं, अगर मेरी बात इन्होंने नहीं सुननी तो इट्स ओके। चलिए, दो लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी प्रश्न के लिए, अब सुनना नहीं चाहते तो मेरा नहीं। आई एम सॉरी, मैं वो बात बोलना चाहता था, आप लोग नहीं सुनना चाहते। नहीं, आप दिस इज नॉट द वे। तो कहां से कुछ भी बोल देंगे? चलिए आप पूछिए प्लीज। आप पूछो, क्या पूछो? जो बात पूछी थी उसका स्पष्ट जवाब नहीं आया। मैं यही छोटे छोटे जो प्रश्न पूछे थे, मैंने कोई राजनीति की बात नहीं की थी, सिर्फ उद्योग पर बात की थी। और माननीय मंत्री जी का जो जवाब आया है, तो मैं समझता हूं
इनका खुद का अनुभव है कि जो प्रश्न लगा रहे हैं वो उद्योगपतियों से हम लोग बोल रहे हैं। ये कहीं न कहीं इनका खुद का अनुभव है, साझा कर रहे आप भी हैं। व्यक्तिगत नहीं ये कि उन्होंने भी अध्यक्ष कहा, जी वो भी मैं अनुचित मानता हूं, उसको भी निकलवा दूं। ठीक, लेकिन जो हमारे प्रश्न आए हैं उन्होंने उसका किसी उत्तर भी देने मंत्री जी, उन्होंने किसी भी, बैठिए, माननीय सदस्य ने किसी भी इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लिए कोई भी बात नहीं की। उन्होंने पॉलिसी के नाते से बात की थी। तो इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना कि वो वसूली कर रहे हैं, अगर कोई विषय होता तो कहना चाहिए था। तो इंडिविजुअली आप किसी को भी ऐसा नहीं कहें, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। दो लोगों ने रिक्वेस्ट करी है जिनका प्रश्न ले लिया था, डॉक्टर रागनी, उसके बाद अतुल। डॉक्टर रागनी, हो गया। नादिया, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस्कॉन मुख्यालय के दौरे के दौरान सनातन धर्म और इस्कॉन आंदोलन की उपलब्धियों पर जोर दिया। अमित शाह ने कहा कि आज पूरा विश्व इस्कॉन आंदोलन को देख रहा है और यहाँ भक्ति वेदांत प्रभुपाद और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जीवन का परिणाम है कि इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का संदेश फैला रहा है। उन्होंने विशेष रूप से मतुआ समुदाय का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ाया है। अमित शाह ने यह भी बताया कि इस्कॉन ने सभी को गीता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है और गीता आंदोलन को बनाए रखा है। और गृह मंत्री ने कहा कि इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी दूसरे देश में राष्ट्र ध्वज या मंत्रियों से मिलते हैं तो उन्हें गीता उपहार दी जाती है। यह बयान इस्कॉन और भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जब हम आज भव्य इस्कॉन आंदोलन को पूरे विश्व में फैला हुआ देख रहे हैं तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी और उनके प्रेरणा स्रोत भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, ये दोनों के जीवन का ही सारा कर्म फल है कि आज इस्कॉन पूरी दुनिया में फैलकर सनातन धर्म की ध्वजा को पूरी दुनिया में पहुंचा रहा है। मतुआ समाज कल्याण की भावना को हमेशा आगे बढ़ा है। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी और श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी ने समग्र विश्व को इस संप्रदाय से जोड़ने का काम किया और इस्कॉन की कई सारी उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि है, मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और देश के गृह मंत्री नाते देश के हर राज्यों में कई बार भ्रमण करा हूं। हर राज्य की अलग भाषा है, कई राज्य में तो अनेक भाषाएं हैं, मगर मुझे हर भाषा में गीता जी की पुस्तक मिली है और वो इस्कॉन के माध्यम से ही छपी हुई है। स्कूल के बच्चे हो या कॉलेज के युवा हो, घर में ठाकुर जी की पूजा करने वाली गृहिणी हो या लैपटॉप लेकर काम करने वाला युवा हो, सबको गीता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और गीता आंदोलन को संबल देने का काम इस्कॉन ने किया है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी दुनिया से कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री आता है तो उसको भेंट में गीता देने का काम करते हैं, क्योंकि यही संदेश समग्र विश्व के कल्याण का संदेश है। जयपुर से खुशखबरी है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC में इस साल मुनाफा दर्ज किया गया है।
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों से आरटीडीसी घाटे में था, लेकिन अब इसमें मुनाफा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 90 करोड़ रुपए की आय भी दर्ज की गई है। दिया कुमारी ने सभी अधिकारियों और मैनेजमेंट और कर्मचारियों को इस सफलता के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि राजकोषीय प्रबंधन के बाद आरटीडीसी ने मुनाफे में आने से पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी। यह विकास पर्यटन उद्योग के लिए बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है, जो राज्य में पर्यटन को और बढ़ावा देगा। जी नहीं, बहुत खुशी की बात है कि इस बार आरटीडीसी में प्रॉफिट आया है और कई वर्षों से 15 सालों से और शायद थोड़े 15 से भी ज़्यादा वर्षों से ये घाटे में थी और अब इसमें प्रॉफिट आया है। इसका जो पूरा जो प्रॉफिट भी है वो इस बार हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है पहली बार और पूरी जो इनकम भी है लगभग 90 करोड़ इस वर्ष में इस बार आई है और उसमें प्रॉफिट का अच्छा हमारा परसेंटेज भी आया है। तो मैं सभी को, पूरे मैनेजमेंट को, हमारे अधिकारियों को, सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट करने के बाद और जहाँ जहाँ लग रहा था कि हमको कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं उनको और अच्छा करना है, कहीं पर बात थी कि हमको और थोड़ा इसके बारे में प्रचार प्रसार करना होगा, जहां हम लोग मैरिज लॉन्स देते हैं या जहां रेवेन्यू एनहेंसमेंट की बात आई उन्होंने की और जहां पर लगता था कि रेवेन्यू हमको बचानी है वो भी बचाई। तो एक बहुत अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट के बाद आज हम लोग प्रॉफिट में आए हैं आरटीडीसी में, तो ये एक बहुत अच्छे संकेत है। टूरिज्म के लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है और पॉजिटिव काम है जो हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है और मैं सबको एक साथ मिलकर टीम वर्क के साथ इन लोगों ने एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और आरटीडीसी आज की तारीख में प्रॉफिट में आई है। ढुमका झारखंड से बड़ी राजनीतिक खबर है। बसपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संसद में सब्सटेंटिव मोशन पर तीखा हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि बसपा किसी के पीछे नहीं पड़ी है, जबकि कांग्रेस अपने शासनकाल में समय समय पर सांसदों को संसद से निकलती रही है और उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरोज फाउंडेशन, फोर्ट फाउंडेशन और यूएसएड के साथ मिलकर देश को टुकड़े करने की कोशिश की। उन्होंने चीन और कश्मीर मुद्दों का जिक्र करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा और आंतरिक मामलों में कांग्रेस दोषारोपण करती रही और निशिकांत दुबे ने ईवीएम पर भी बात करते हुए कहा कि पहले बैलेंट लूटे जाते थे, लेकिन अब कम से कम वोट की लूट बंद हो गई है। साथ ही उन्होंने अग्निवीर योजना पर कहा कि 5 साल की युवा सेना प्रशिक्षण के लिए तैयार किए जाएंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के वैश्विक पुरस्कार और भारत की आर्थिक प्रगति का भी जिक्र किया और राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे इडियट की तरह बात करते हैं। यहाँ बयान संसद और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। संसद में कांग्रेस के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, खासकर राहुल गांधी के पीछे। लगता है कि सांसद से उनको भगा के दम लगे। हम किसी के पीछे नहीं हाथ धोते। कांग्रेस ने जो किया, देखिए क्या है, वो लोग राजा हैं, हम रंक हैं। तो हमारा काम है राजा का सेवा करना। हम रोज राजा की सेवा कर रहे हैं, राजा के बारे में बता रहे हैं। कांग्रेस ने समय समय पर सांसदों को केवल राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी ने यदि हंगामा कर दिया तो उसके लिए भी निकाल दिया। 1963 सुब्रमण्यम स्वामी को निकाल दिया, मुदगल को निकाल दिया, हमने महुआ मैत्रा को निकाल दिया, साक्षी महाराज निकल गए, छत्रपाल लोधी निकल गए, एक आदमी नहीं है, सुरेश संदेल निकल गए। मतलब मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे रहा हूं। तो रोपा पेड़ बबूल का आम कहां से हो? आप सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर, फोर्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर
आप जो है यूएस एड के साथ मिलकर आप देश को टुकड़े करना चाहते हैं। जो आपके नाना ने किया, परनाना ने किया, पाकिस्तान बन गया। वास्तविकता यही है। आज यदि चाइना का प्रॉब्लम है तो क्या मोदी जी ने ला दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ला दिया? तिब्बत, नेपाल और भूटान, ये 3 बफर स्टेट अंग्रेज छोड़कर गए थे। लास्ट समझौता 1918 का सुगौली का समझौता है, जिसके आधार पर चाइना के साथ हमारा कोई बॉर्डर नहीं मिलता था। आपने तिब्बत को 1950-52 में मान्यता दे दिया तिब्बत को, और ले आए दलाई लामा को। या तो तिब्बत को मान्यता देते तो दलाई लामा को छोड़ देते भाई, लेकिन आधा उधर आधा इधर। और इसके बाद तिब्बत ने आक्रमण कर लिया, 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जगह जो है कब्जा कर लिया। हेंडरसन ग्रुप की रिपोर्ट है। जमीन कब्जा आप करवा दीजिए, चीन को पड़ोसी बना दीजिए, चीन के साथ लड़ाई करके रोज जो है एक बड़ा बॉर्डर बना दीजिए। आप हमारे कश्मीर के कुछ हिस्से को पाकिस्तान को दे दीजिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो एक्चुअल कंट्रोल लाइन है उसको लगभग बॉर्डर मान लीजिए, जो आपका पैक्ट है लियाकत के साथ जो आपने पैक्ट किया। और दोष ये दीजिए कि उधर से आतंकवादी आ रहे हैं जी, पहलगांव का अटैक हो गया जी, चाइना ने अपना भूभाग कब्जा कर लिया जी। आप बताइए ना, उसके बाद आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन, यहां जितने लोग मौजूद है उसमें कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि बैलेट से चुनाव देखा है। क्या बैलेट के आधार पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी क्या वोट देने के हकदार थे? सारे बूथ लूटे जाते थे कि नहीं लूटे जाते थे? आज ईवीएम का यदि हो गया तो कम से कम वो बूथ लुटाई बंद हो गया। लेकिन आपको कहना है कि ये इलेक्शन एकदम फ्रॉड है, फॉर्जरी है। यदि पूरे चुनाव के ऊपर यदि आप क्वेश्चन करेंगे तो आप लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तीसरा सिटलवाट के लिए रात 3 बजे खुल जाएगी। आप कहिएगा कि वक्त के लिए यदि करेगा, कहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट खराब कर रहा है, तीसरा सिटलवाट के लिए बहुत अच्छा करेगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अग्निवीर यदि युवाओं को नौकरी दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए होमबिल टीवी भारत के साथ।